हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने PW ऑनलाइन इसके इस प्लेटफॉर्म पे। इस वक्त रिवीजन सीरीज के अंतर्गत के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल अभी इस सेशन के माध्यम से हम लोग करने के वाले हैं कि जो भी NCERT के जो भी मैप्स दिए गए हैं उसके थ्रू अभी हम लोग हिस्ट्री को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छा तरीका होगा जिससे कि आप क्विकर तरीके से पूरे अपने हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में। सो गाइज आ जाइए, हम लोग अभी सेशन को क्या करते हैं शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा सभी लोग इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सो आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, दिस इज NCERT हिस्ट्री थ्रू योर मैप्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आइए हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी देखिए कि हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे अभी हम लोग इस सेशन में प्रोसीड करेंगे। हम लोग पहले यहाँ पर स्टोन एज को थोड़ा सा देखेंगे। स्टोन एज से कुछ साइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टोन एज के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि इसके बाद आएंगे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग बात करेंगे 6th सेंचुरी BC के अंदर, जहाँ पर जो है वो एज ऑफ जो महाजनपदास हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं महाजनपदास के बारे में, जनपद के बारे में, ठीक है। एंड देन हम लोग आएंगे तो हम लोग बात करेंगे मौर्यन पीरियड में। यहाँ से भी काफ़ी कुछ है जो अपने एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। खास करके अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं, इन्हें हमें देखना होगा। एंड देन इंस्क्रिप्शंस के बाद हम लोग यहाँ से जो बात करेंगे कुछ कैपिटल्स हैं, जो भी छोटे छोटे स्टेट्स रहे हैं उनके कैपिटल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़, इन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम लोग चर्चा अपनी करें तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा जो एंशिएंट और मेडिवल का जो पार्ट होता है, मेडिवल में का भी पार्ट है, वो हमारा कवर हो जाता है। तो हम लोग पहले यहाँ पर स्टोन एज के ऊपर बात करना शुरू करेंगे और जहाँ कहीं भी मुझे कुछ इनपुट्स देने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगा। सो देखिए, ये जो फर्स्ट स्लाइड है ये आप देख पा रहे होंगे, इसका जो रिलेशन है वो हमारा किसके साथ है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर स्टोन एज, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू योर स्टोन एज। तो ये हम देख पा रहे होंगे, ये कुछ साइट्स हैं, ये स्टोन एज से जुड़े हुए कुछ साइट्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे NCERT के 6th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसके अंदर का ये स्लाइड, ये जो स्लाइड आपके सामने है वो दिख रहा होगा। यहाँ दरअसल क्या है कि 2-3 तरीके के साइट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। आप इंडेक्स में देखेंगे यहाँ पर पैलोलिथिक साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं और ये मेगालिथिक साइट्स हैं। ये 3 साइट्स हमें डिस्कस यहाँ करने हैं, पैलोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स एंड मेगालिथिक साइट्स। आप ये देखिए कि जो हमारे पास, पहले हम लोग देखते हैं कि पैलोलिथिक साइट्स कौन कौन से हमारे पास है। भीमबेटका हमारे पास एक पैलोलिथिक साइट है, दूसरा हमारे पास हुंसकी, ये हमारे पास एक पैलोलिथिक साइट है, और तीसरा जो हमारे पास है, जो इस स्लाइड पे दिया गया है, ये कुर्नूल, ये हमारे पास तीसरा पैलोलिथिक साइट है। इन तीनों के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो साइट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर हमने देखा होगा तो जो भीमबेटका है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साइट्स माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर आप देखेंगे डिफरेंट एग्जामिनेशन में, अगर आप देखेंगे कि कहीं भी एंशिएंट हिस्ट्री में अगर स्टोन एज को टच अगर करता है तो आप देखेंगे यहाँ से डेफिनेटली सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, राइट गाइस। तो सबसे पहले हम लोग भीमबेटका के बारे में बात करें तो इसका जो लोकेशन है ये आप देख पा रहे होंगे, दैट इज इन मध्य प्रदेश, यानी कि ये सेंट्रल इंडिया, अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल इंडिया का एक लोकेशन है। और अगर हम लोग स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये हमारे पास ये क्या है, मध्य प्रदेश का एक साइट है, मध्य प्रदेश का ये साइट है भीमबेटका। आप जानते हैं जो भीमबेटका ये जो स्थल है, दिस साइट इज फेमस फॉर रॉक सेल्टर्स। ये रॉक सेल्टर्स के लिए जाना जाता है, रॉक सेल्टर्स के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें इस भीमबेटका के अंतर्गत तो आप देखेंगे रॉक जो है, जो केव वॉल्स हैं, इसके ऊपर पेंटिंग भी की गई है, यानी कि जो केव के वॉल्स हैं, इस केव के वॉल के ऊपर हम देखते हैं कि पेंटिंग भी की गई है, पेंटिंग भी की गई है। और ये जो पेंटिंग्स हैं इसमें 2-3 कलर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर हम बात करें तो प्रीडोमिनेंटली यू विल फाइंड 2 कलर्स, रेड एंड वाइट का यूज़ किया गया है भीमबेटका से, ठीक है। भीमबेटका से हम देखते हैं रेड एंड वाइट जो है 2 कलर का उपयोग किया गया है, जो है इसके जो केव वॉल्स के ऊपर में जो पेंटिंग की गई, दैट इज फ्रॉम द प्रीडोमिनेंटली 2 कलर्स है हमारे पास, रेड एंड वाइट का है वो कॉम्बिनेशन। अब आइए हम लोग बात करें तो ये हुंसकी जो है ये आपका कर्नाटका का लोकेशन है। और कुर्नूल अगर हम देखें तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, हालांकि ये आता है कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में आता है। कुर्नूल के जो केव्स हैं दैट इज ऑल्सो अ पैलोलिथिक साइट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में कि ये 3 साइट्स जो कि NCERT में भी हैं, तो आप जानते हैं कि NCERT का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हो सकता है ये 3 साइट्स आपको दे दें और नॉर्थ टू साउथ आपको लोकेट करने के लिए दे दें कि ये किस तरीके से नॉर्थ और साउथ में ये लोकेटेड, ये पैलोलिथिक साइट्स जो हैं वो किस तरीके से नॉर्थ और साउथ में पूरी तरीके से लोकेटेड है। आर यू गेटिंग मी? ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है।
सो चलिए, तो ये हमने देखा कि भीमबेटका दैट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट, देन हम आते हैं हुंसकी दैट इज इन कर्नाटका एंड कुर्नूल दैट इज इन जो है सो आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो ये हमारे पास कर्नाटका के अंदर है, मैं इसे डिलीट करता हूँ पहले। सो हम ये देख पा रहे थे कि दिस इज योर भीमबेटका एंड देन हम लोग जो नेक्स्ट साइड पे बात कर लें, कुर्नूल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे बताया था कुर्नूल इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लें। कुर्नूल से आप देखेंगे कि यहाँ से देखते क्या है कि फायर का जो आप देखेंगे एशेस का प्रमाण मिला है, एशेस के प्रमाण मिला है। इसका मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो फायर से परिचित थे, ठीक है ना, दे वर अवेयर ऑफ, दे वर फैमिलियर विद द फायर, ठीक है। सो भीमबेटका, हुंसगी और ये कुर्नूल, ये तीन के तीन आपके पैलेलिथिक साइट्स रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सबके बाद जो नेक्स्ट हमें जो चर्चा करना है, जो हमें अपनी चर्चा में शामिल करना है, वो हमें शामिल करना है वो है न्यूलिथिक साइट्स को लेकर के। न्यूलिथिक साइट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सो कौन कौन से न्यूलिथिक साइट्स हैं पहले इसको देख लें, इस मैप पे जो हमें दिख रहा है न्यूलिथिक साइट्स, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें और फिर उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब ये देखिए न्यूलिथिक साइट्स जो हमारे पास है, जैसे बुर्जहोम है, काफ़ी फेमस है, मेहरगढ़ भी काफ़ी फेमस है। फिर हम देखते हैं कोल्डिवा है, ये महागढ़ा है, ये चिरांद है, ये दाऊजाली हादिंग है, ये इंपॉर्टेंट हैं। देन हम देखते हैं हल्लूर भी है हमारे पास, पयमपल्ली भी है। सो दीज आर सर्टन साइट्स जो कि हमारे पास वो दिख क्या रहा है, वो न्यूलिथिक साइट्स हैं। आइए क्या करके बात करना शुरू करते हैं। ये बुर्जहोम के बारे में आप जानते हैं कि जो बुर्जहोम है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, J&K में है। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर में है ये बुर्जहोम, ये अपने पिट ड्वेलिंग के लिए ये जाना जाता है। पिट ड्वेलिंग यानी इसको हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो दैट इज वो उसको बोलते हैं गर्तावास, ठीक है। सो ये अपने पिट ड्वेलिंग के लिए जाना जाता है। और बड़ी एक स्पेसिफिक बात है यहाँ पर में कि आप देखेंगे कि जो है क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर में आप जो हर्थ होते हैं यानी कि एक तरीके से चूल्हा होता है, वो आप देखेंगे इनसाइड भी उसका प्रोविज़न है और जो है उसका आउटसाइड भी प्रोविज़न है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। यहाँ बात करें कि अगर विंटर है तो हम इनसाइड देखेंगे जो आपका फायर हर्ट्स होते हैं उसको जलाया जाता था, और अगर आपका ये समर होता है तो उसको बाहर जलाया जाता था, ठीक है। सो ये पिट ड्वेलिंग के लिए जाना जाता है, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आप देख पा रहे होंगे ये जम्मू कश्मीर इंडिया में है। ये आपके पास मेहरगढ़ का जो साइट है, ये मेहरगढ़ जो आप देख पा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ पर हम देखेंगे तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे हमें दिखता है। यहाँ पर बार्ली जो है उसको उपजाया जाता था, व्हीट इसका भी जो है सो को उपजाया जाता था, इनका प्रोडक्शन किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे कि कुछ जो एनिमल्स हैं लाइक आपका सीप, गोट्स, इन सभी को भी यहाँ पर क्या किया जाता था, यहाँ पर उनको रियर किया जाता था। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जब मनुष्य ने, जब हम स्टोन एज में देखेंगे, स्टोन एज में हम लोग आते कैसे हैं, स्टोन एज में हम लोग पहले पैलियोलिथिक एज से आते हैं, देन वी आर मूविंग टू मेसोलिथिक एज एंड देन हम आते हैं न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर धीरे धीरे यहाँ पर स्टैब्लिश होना शुरू हो गया था। हालांकि स्टोन के साथ हमारा अभी जुड़ाव खत्म नहीं हुआ है, स्टोन अभी भी हमारी लाइफ का, हमारे कल्चर का एक जो है अभिन्न हिस्सा था, दैट वाज इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ठीक है। बट एग्रीकल्चर धीरे यहाँ पर जो है सो हमारा वो डोमिनेट करना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर जब आता है तो जो आपकी नोमैडिक लाइफ होती है खास करके पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक लाइफ में, दैट स्टार्टेड गेटिंग सेटल्ड, ठीक है ना। तो हम सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव करते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है इस मेहरगढ़ से हमें पहली बार जो सेटल्ड लाइफ यानी कि जो विलेजेस वगैरह हैं उनके जो है सो एविडेंसेस हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेहरगढ़ के बारे में, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट एविडेंस हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। सेटल्ड लाइफ का हमें एविडेंस यहाँ पे हमें मिल रहा है मेहरगढ़ से। हम देखें एग्रीकल्चर एंड जो है सो हमारे पास सेटल्ड लाइफ इनफैक्ट का जो है सो एग्जाम्पल हमें यहाँ से एविडेंसेस जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आइए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये चिरांद, ये जो चिरांद हमारे पास है ये हमारे पास बिहार में है। बिहार में अगर हम लोग बात करें, बिहार में सारण जगह पे है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है बोन इंडस्ट्री अगर हम लोग बात करें यानी कि हड्डियों का बोन इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बुर्जहोम और ये चिरांद, बुर्जहोम के बाद अगर हम देखें न्यूलिथिक साइट में कहीं भी अगर बोन इंडस्ट्री दिखाई दे रहा है तो दिस इज बुर्जहोम एंड देन सेकंड वन इज योर चिरांद। चिरांद इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जो कि एक न्यूलिथिक साइट है, वो आपका कहाँ का है, दैट इज ऑफ आपका वो बिहार में लोकेटेड चिरांद, दैट इज इन जो है सो चिरांद के अंदर। देन ये आप देखेंगे दाऊजाली जो है हमारे पास हेडिंग, ये हमारा असम के अंदर आता है, दैट इज ऑल्सो एक हमारे पास क्या है ये ये न्यूलिथिक साइट है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करें कोल्डिवा के ऊपर में बात करते हैं, कोल्डिवा, ठीक है। कोल्डिवा के बारे में ये और ये महागढ़ा, ये दोनों जो है ये दोनों के दोनों जो है बेलन वैली होता है, यूपी का बेलन वैली के बारे में अगर हम लोग बात करें जिसको बेलन वैली,
वेलन वैली है जो कि यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, यूपी में ये साइट है, यूपी में साइट है। तो ये जो कोल्डिहवा है, यहाँ से आप देखेंगे पूरी दुनिया में कहीं से भी सबसे पहले चावल का प्रमाण अगर कहीं से मिलता है, दैट इज़ योर कोल्डिहवा। ये कोल्डिहवा से हमें चावल का प्रमाण मिलता है, कोल्डिहवा से प्रमाण मिलेगा, ठीक है। और ये आपका ये प्रयागराज के आसपास का लोकेशन है, दैट इज़ समवेयर अराउंड द प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद के नाम से और आज हमारे पास प्रयागराज के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ का ये आपके पास ये जो है सो ये लोकेशन दिखता है। इसी तरीके से आप देखेंगे पय्यमपल्ली, ये यहाँ पे एक साइट है, यहाँ हल्लूर साइट है। ये साइट्स भी हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो ये साइट्स जो है हमारे पास वो किस चीज़ के, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट आई कुड से कि ये हमारे जो साइट है वो किसका है, वो नियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं मेगालिथिक साइट्स। मेगालिथिक साइट्स के बारे में पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। मेगालिथ्स का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब दैट इज कॉल्ड बड़े, स्टोन, बिग, लार्जर साइज के जो स्टोन्स, लिथ्स का मतलब होता है स्टोन। सो इसका जो जुड़ाव है, सबसे पहली बात क्या है मेगालिथ्स का, दैट इज समवेयर रिलेटेड टू योर स्टोन, बिगर स्टोन्स। ये कहाँ यूज किया जाता था? तो मेगालिथ्स में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी ग्रेवयार्ड्स होते हैं, ग्रेवयार्ड्स, ठीक है ना, ग्रेवयार्ड्स, इनके साथ हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है ना, बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, स्टोन्स को यूज़ किया जाता था। शायद अगर आपको याद होगा डिफरेंट टाइप के यहाँ पर देखें मेगालिथ्स में आप देखेंगे कि स्टोन्स को यूज़ किया जाता था। डॉल्मेन, महनीर, जैसे कि ये आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड महनीर का है, फिर आपने देखा था डॉल्मेन का है। ये हमने आपसे बताया था कि ये स्टोन्स हैं जो कि आपके डिफरेंट ग्रेवयार्ड्स के ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो कल्चर होता है मेगालिथ्स का, इसके साथ एसोसिएटेड होता है हमारे पास आयरन, ठीक है, ये आयरन भी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम मेगालिथ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मेगालिथ्स के साइट्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो ग्रीनर पार्ट है दैट इज कॉल्ड ब्रह्मगिरी और अदिना चन्नूर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों के दोनों साइड। ब्रह्मगिरी जो है वो हमारे पास वो कहाँ का है, दैट इज इन द कर्नाटका, ठीक है ना, ये एक मेगालिथ साइट्स है। दूसरा हमारे पास है अदिना चन्नूर, ये हमारे भी मेगालिथिक साइट्स है। अब अगर हम बात करें ब्रह्मगिरी के बारे में तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि कई वेपन्स मिले हैं और हमारे पास टूल्स भी मिले हैं। वेपन्स और टूल्स का मतलब क्या है? अगर हम बात करें ब्रह्मगिरी के बारे में तो हमने बताया कि वेपन्स भी मिल रहे हैं, वेपन्स, ठीक है ना, एंड टूल्स भी मिल रहा है। टूल्स फॉर से कि टूल्स का मतलब क्या है कि इसका प्रयोग हम क्या करें अपने डे टू डे लाइफ में, चाहे वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड कुछ भी काम हो उसके लिए यूज़ करेंगे, जिसमें एक टूल हमारे पास मिला है दैट इज कॉल्ड सिकल, जिसको हम लोग को हांसुआ बोलते हैं ना, जिससे फसल उसल काटा जाता है, दैट इज कॉल्ड सिकल, ठीक है ना, उसका एविडेंस हमें मिला है। वेपन्स भी हमारे पास यहाँ से मिला है, एक्स का भी प्रमाण मिला है। सो ये जो साइट है ब्रह्मगिरी, यहाँ से हमें वेपन्स और टूल्स दोनों ही हमें मिले हैं। ऑफकोर्स किसके मिलेंगे? ये आयरन का मिलेगा। इसके अलावा ब्रह्मगिरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से एक माइनर रॉक एडिक्ट भी मिला है जो कि आगे के आने वाले समय में वो होगा अशोक का, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फिर अदिना चन्नूर भी, दैट इज आल्सो अ साइट दैट इज रिलेटेड टू योर मेगालिथ कल्चर या फिर मेगालिथ साइट्स हैं यहाँ पे। सो ये आपके पास ये कुछ साइट्स थे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है ना। यहाँ हमने भीमबेटका का भी बात कर लिया, हुंस की भी बात किया, कुनूल भी बात कर लिया, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस राइट हो गया, ठीक है। अगले स्लाइड पे आते हैं। अब ये अगले स्लाइड पे अगर हम आएँ तो स्टोन एज को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है आईवीसी के कुछ साइट्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात करें। हमने शायद पहले भी आपको बता रखा है और फिर से मैं आपको बता दूं कि आईवीसी के बारे में हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें तो आईवीसी का मतलब क्या होता है। तो पहले हम बात करें आपका आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योर हड़प्पा भी, ठीक है ना, मैच्योर हड़प्पा भी बोलते हैं, हड़प्पा भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलेंगे, मैच्योर हड़प्पा होता है। अगर मैच्योर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले भी जो है सो हड़प्पा है, दैट इज कॉल्ड अर्ली हड़प्पा, और यू कैन से प्री हड़प्पा, ठीक है ना, प्री हड़प्पा और यू कैन से अर्ली हड़प्पा, ठीक है ना, प्री हड़प्पा भी है। एंड देन हमारे पास क्या है, पोस्ट हड़प्पा या लेट हड़प्पा के भी फेज हमारे पास देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड लेट हड़प्पा, ठीक है। ये जो लेट हड़प्पा है ये हमारे पास क्या है, दैट इज द डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और यू कैन से इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका डिक्लाइनिंग स्टेट है ये, ठीक है। अब यहाँ प्री हड़प्पन साइट्स है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इस समय हम देखेंगे कि ये जो साइट है प्री हड़प्पन साइट्स जो होता है ये दिमाग में रखने का है हमारे पास, ये एक एग्रारियन जो है सोसाइटी होता है, एग्रारियन सोसाइटी होगा, यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पर हमारा चलता रहेगा। दूसरा जो है ये हमारे जो सोसाइटी होगा दैट वुड बी इसेंशियली रूरल सोसाइटी हमारे पास होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लेट हड़प्पा में आते हैं जो कि डिक्लाइनिंग हड़प्पा के बारे में बताता है,
अगेन यहाँ पर में एग्रीकल्चर एग्रारियन सोसाइटी होगा एंड दूसरा ये भी रूरल सोसाइटी होगा। लेकिन जो मैच्योर हड़प्पा स्टेज होता है ना, यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो डोमिनेट करना शुरू होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे हैं कि हमारे पास टाउन्स दिखते हैं, हमारे पास ट्रेड एंड क्राफ्ट्स दिखता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ हमारे पास जो सोसाइटी होता है ये सेकेंडरी जो है आपके पास जो व्हाट आई से सेकेंडरी एक्टिविटी ये यहाँ पे डोमिनेट करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी, यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटी डोमिनेट करेगा, सेकेंडरी एक्टिविटी डोमिनेट होगी आपकी। एंड दूसरा ये आपके पास क्या होगा, ये जो सोसाइटी होगी दैट वुड बी अर्बन सोसाइटी। ठीक है, रफली अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करना शुरू करें, हम थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड क्या है, जनरली इसको मानते हैं कि 3300 से लेकर 2600 BC तक का जो टाइम पीरियड है दैट बिलोंग्स टू प्री हड़प्पा स्टेज। 2600 टू 1900 का जो BC का टाइम पीरियड है दैट इज रिलेटेड टू यू मैच्योर हड़प्पा, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आई एसेंशियली मीन फॉर, ठीक है ना, हमारा जो एसेंशियली मतलब होता है वो किससे होता है, दैट इज दिस फेज जो कि 2600 से लेकर 1900 BC तक का जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड मैच्योर हड़प्पा। ठीक है, एंड ये जो है हमारा ये होता है ये 1900 से लेकर ये हमारा 1900 से लेकर इन जनरल ये 1300 BC का फेज हो रहा होता है। ठीक है, 1300 के BC का फेज होता है। ठीक है, अब आइए हम देखते क्या है कि अब इससे पहले हमारे पास स्टोन एज हो रहा होता है। तो स्टोन एज में हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज है हमारे पास, पैलियोलिथिक, देन हमारे पास है मेसोलिथिक एंड देन टेक्निकली हमारे पास है नियोलिथिक, और इसके बाद हमारे पास है कैल्कोलिथिक। मैं कुछ बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। कैल्कोलिथिक फेज, ठीक है, कैल्कोलिथिक के भी फिर 3 ब्रॉड फेजेस हैं, जिसमें कैल्कोलिथिक का अगर हम लोग बात करें तो इसका कैल्कोलिथिक फेज 1 जो कि प्री हड़प्पा या अर्ली हड़प्पा होता है। कैल्कोलिथिक फेज 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ब्रॉडली इट कॉन्साइड्स विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यू कैन से द मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन, और यू कैन से इन द टाइम फ्रेम that is related to the 2600 BC to 1900 BC is largely associated with this Chalcolithic phase, or you can say the Indus Valley civilization phase, or you can say mature Harappan phase, or you can say urban civilization, you can say। ठीक है, और इसके बाद ये जो फेज होता है हमारे पास ये होता है Chalcolithic phase 3 का। ठीक है, Chalcolithic phase 3, इसका मतलब यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास चली आई, जहाँ हम देखेंगे क्या कि हमारे पास प्री हड़प्पा इज ऑल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक फेज 1। ठीक है, दूसरा ये एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी होता है। आईवीसी हमारे पास मैच्योर हड़प्पा है, जहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटी डोमिनेट कर रही होती है, अर्बन सिविलाइजेशन होता है, और इसका जो टाइम फ्रेम हमारे पास अगर हम देखने को देखें तो ये जो टाइम फ्रेम हमारे पास चल रहा है दैट इज व्हाट आई कैन से दैट इज 2600 टू 1900 BC का है। देन लेट हड़प्पा में अगर हम लोग आए तो ये एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी है, जो अगेन 1900 से 1300 BC के बीच का टाइम पीरियड चल रहा होता है। ठीक है, सो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। ठीक है, दूसरा क्या होता है यहाँ पर हमने देखा है कि कई बार जब आपने पढ़ा होगा तो मैच्योर हड़प्पा के बारे में बताया गया है कि ये बाहर से लाई गई संस्कृति है या इंडिजिनसली इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पर एवोल्यूशनरी थियरी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब जो है एग्रीकल्चर जो प्री हड़प्पन सोसाइटी है वही ग्रो किया है, वही डेवलप किया है, वही इवॉल्व किया है इनटू द मैच्योर हड़प्पा, और यही मैच्योर हड़प्पा भी फिर क्या कहते हैं डिक्लाइन करता है इनटू लेट हड़प्पा स्टेज। जैसे कुछ एक एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, जैसे आमरी एग्जांपल है, कालीबंगा, ऐसे कुछ साइट्स हैं जो हमें प्री हड़प्पन स्टेज में दिखाई थे और मैच्योर हड़प्पा में दिखाई थे। दैट्स इट, इन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए हम लोग आते हैं मैप के ऊपर। मैप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ साइट्स अब हमारे पास दिख रहे हैं, जो कुछ साइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ देखा है आपने हड़प्पा है, दूसरा राखीगढ़ी है, कालीबंगा, गंगेरीवाला, मोहनजोदड़ो, सुतकौडरा, ठीक है ना। यहीं पर देखें, इसके आगे आप जाएंगे तो बलूचिस्तान में ही इस तरफ आप देखेंगे तो सुतका झंडौर आता है, ठीक है, यहाँ पर लोथल है, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स हैं जिसके बारे में भी हम लोग को डिस्कशन करना है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी दिनों तक ये मान्यता क्या थी, दिस वॉज अ फैक्ट एंड इट वॉज अ ट्रुथ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका सबसे बड़ा जो साइट है या हम कहें मोस्ट एक्सटेंसिव साइट है दैट इज कॉल्ड मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये बातें थी, लेकिन आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है सो लगातार इसके ऊपर हम देखेंगे कि एक्सकैवेशंस हो रहे हैं। इसमें देखें एक्सकैवेशन का काम होता चला है, डिस्कवरीज होती चली जा रही हैं। तो अब ये स्टैब्लिश किया गया है कि मोहनजोदड़ो इज नॉट द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, rather it is Rakhigadi which is in
विच इज़ इन इंडिया, जो कि अभी इंडिया के हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे एक्सटेंसिव, मोस्ट एक्सटेंसिव यू कैन से, और द लार्जेस्ट साइट कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसका टोटल एरिया 350 एकर्स का हेक्टेयर का माना जाता है, ठीक है। तो ये जो राखी गढ़ी है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें। राखी गढ़ी ये सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। देन कम्स योर मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा साइट हो गया। देन आपके पास हो गया मोहनजोदड़ो का, एंड देन थर्ड होता है हमारे पास, वो होता है हड़प्पा का। दिस इज योर हड़प्पा, दिस ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, जो कि आपके पास थर्ड साइट हो गया। एंड देन फोर्थ वन इज योर गंगेरी वाला, जो कि आपका फिर से इंडिया का साइट यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग बात करें, सो ये इट इज़ इन पाकिस्तान ऑल्सो, ठीक है ना। गंगेरी वाला इज इन द पाकिस्तान, इन द पंजाब प्रोविंसेस। सो गंगेरी वाला, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स हैं। अगर हम लोग बात करें कि अगर ऐसे कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे कि सबसे बड़ा साइट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा साइट है, देन यू कैन से कि राखी गढ़ी सबसे बड़ा साइट है नाउ, ठीक है। इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। Then is Mohenjo-daro, then is your Harappa, and then is your Gangeri wala. So the fourth largest site is your Gangeri wala. Now, इसके अलावा हम जानते हैं कि दयाराम सानी ने, राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज दयाराम सानी ने करी थी, ठीक है ना। और राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। 1921 में खोजा गया था, ये 1922 में खोजा गया था, एटसेट्रा, ठीक है। हड़प्पा में आप बात करें तो हड़प्पा में आप जानते हैं कि यहाँ से R37 और जो है सो एक ग्रेवयार्ड मिला है, जो कि एक नॉमेनक्लेचर है आर्कियोलॉजी के अंदर, नाम रखने की एक पद्धति है ग्रेव को, दैट इज R37 यहाँ से मिला है। एक यहाँ से एक स्टैचू मिला है जो कि डांसिंग पोस्चर में है, जिसके बारे में कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी ए नटराज का स्टैचू हो सकता है। बट नटराज का जो संबंध है वो आप जानते हैं, जो हिस्टोरिकली प्रूवन है, जो कि एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, दैट इज विद द चोलास, ठीक है। लेकिन उससे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सो समहाउ यहाँ कह सकते हैं कि हड़प्पा से ये भी मिला है। नेक्स्ट इज कमिंग टू मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, और मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे कई चीज़ें मिली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे सील्स यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से पशुपति सील, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। यहाँ से हम्बुल सील मिला हुआ है, यहाँ से यूनिकॉर्न सील मिला है, यहाँ से ग्रेट बाथ का प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है ना, जो कि जिसका पॉसिबली जो उसका यूज़ होता था दैट वाज फॉर एब्यूलेशन पर्पसेस, यानी कि कुछ पवित्र उद्देश्य उसका होता होगा। जैसे कि आज हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि कभी भी अगर आप पूजा याचना करते हैं तो उससे पहले आप अपने हाइजीन को मेंटेन करते हैं, अपने आप को स्वच्छ करते हैं, अपने आप को सींचते हैं। पानी लिया, जल लिया, तालाब में, टैंक में, या कभी आज के मंदिरों में जाएं तो वहाँ पर वाटर टैप्स होते हैं, आपने पानी लेके अपने ऊपर आप स्प्रिंकल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सींचना, ठीक है ना। फिर अपने आप को अपने पवित्र किया, एंड दे यू गो इनटू द टेंपल फॉर ऑफरिंग्स एंड वॉट एवर यू वांट टू डू, कि आप पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं, जो भी करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से कहा गया है कि यहाँ से जो आपका जो एक ग्रेट बात मिला है, पॉसिबली यहाँ पर में कुछ ना कुछ इसका एबिलिशन पर्पस रहा होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम बात करें तो देखते हैं कि बहुत सारे नेचर के जिसके अंदर हम डिविनिटी डाल के उसकी पूजा हम करते हैं, लाइक वाटर कल्ट है वहाँ से, लाइक वहाँ पर सन की भी वर्शिप होती है, एटसेट्रास, ठीक है। सो मोहनजोदड़ो इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राखी गढ़ी हम ये हमने बताया कि ये सबसे बड़ा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके अलावा देखें यहाँ पर कालीबंगा है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। एंड इस कालीबंगा से पहले हम देखते हैं कि प्लॉट फील्ड, यानी कि फरोड फील्ड का एग्जाम का उदाहरण मिला है, क्या एविडेंस मिला, नॉट उदाहरण, सॉरी, एविडेंस मिला है, प्लॉट फील्ड का एविडेंस मिला है, यानी कि जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि कई फायर अल्टार्स, सीरीज ऑफ फायर अल्टार्स मिले हैं, पॉसिबली इट वाज सम रिचुअल पर्पसेस। फायर अल्टार्स का मतलब होता है अग्नि वेदिकाएं, ठीक है ना, वो यहाँ से हमें मिला है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो चानोदारो है, जो कि है ये आपका पाकिस्तान में। यहाँ पर बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली हैं, बीड मेकिंग, मन का बनाने का कारखाना मिला है। सोतका को एक जो है आपका कोस्टल टाउन होता है, सोतका को है यहाँ से। नेक्स्ट है सुतकोडरा, जो कि गुजरात के अंदर है। अब ये जो सुतकोडरा है ना, यहाँ से हॉर्स के जौ का एविडेंस मिला है, बट आप ये जानते हैं कि जो ये एक जो सुतकोडरा है, ये से यहाँ से हॉर्स जॉ का प्रमाण मिला है, बट दैट इज फ्रॉम द अपर लेवल, दैट इज सुपरफिशियल लेवल, जो सबसे ऊपर लेवल है जो आपका एक्सकैवेशन है वहाँ से मिला है। क्योंकि आप जानते हैं, ये बात इसलिए कहना भी जरूरी है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर नॉट फेमिलियर विद द हॉर्स, वो हॉर्स से परिचित नहीं थे। और ऐसे स्थिति में किसी एक साइट से, इफ एनी ऑफ द साइट्स दैट बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ से अगर हम हॉर्स के कुछ एविडेंसेस देखते हैं या कुछ कारकेसेस देखते हैं, कुछ रेमेनेंट्स देखते हैं, लाइक जॉ वहाँ से मिला है,
तो हमारे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो हमने कहा कि ये जो है उसके अपर लेयर से मिला है, लेवल से मिला है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी अगर साइट है तो यहाँ पर कई कल्चर जो है वो दबे हुए होंगे, ठीक है ना। और जिस लेवल्स जहाँ से जिस ये डेफिनेटली सुकोड्रा है, यहाँ का संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी है और यही सी का संबंध वैदिक एज से भी है, यानी कि आर्यंस के अराइवल से भी है, ठीक है। तो जिस जगह से मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट में सुकोड्रा से, जहाँ से मिला है हॉर्स के जौ का प्रमाण, वो ये लेवल है। इसका मतलब यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कर रहा है और यहाँ से वैदिक एज शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कहते हैं कि सुकोड्रा से हमें हॉर्स जौ का एविडेंस तो मिला है, बट इंडस वैली पीपल जो थे दे वर नॉट अवेयर ऑफ, दे वर नॉट फैमिलियर विद द हॉर्सेस, ठीक है ना, उससे नहीं थे परिचित। दूसरा हम लोग बात करें लोथल के बारे में। देखिए लोथल में क्या है, ये एक आपका जो है यहाँ पर मैं देखिए पहली बात मैन मेड एक जो है सो डॉक मिला है, यानी कि एक बंदरगाह है, पोर्ट टाउन है ये। दूसरी बात क्या है, यहाँ से चावल का प्रमाण मिला है, राइस हस्क। ऑल्दो मैंने आपको शायद पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री में बताया था कि गुजरात में कई साइट्स हैं जैसे कि लोथल है, रंगपुर है, यहाँ से चावल के एविडेंसेस हमें मिले हैं, हस्क का प्रमाण मिला है। बट आज सीरियल अगर हम बात करें तो जो क्रॉप में बात करें तो राइस वॉज नॉट अ पॉपुलर क्रॉप, जो है राइस जो है वो बहुत, पैडी वॉज नॉट अ पॉपुलर क्रॉप इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके एविडेंसेस मिले हैं कई जगह। एविडेंसेस कैसे मिले हैं, जैसे मान लीजिए पॉटरी होता है तो जो ब्रांड्स होते हैं यानी कि जो हस्क होता है चावल के जो भूसी कह सकते हैं, वो जब हम पॉटरी वगैरह बनाते हैं उस पर चिपका हुआ मिला है, एंड दैट सजेस्ट कि यहाँ पर वो चावल की खेती होती थी, ठीक है ना। एंड ये जो है वो अगर हम लोग बात करें तो मेजरली दैट वॉज रेज्ड इनटू गुजरात, जो आज का हमारा मॉडर्न गुजरात है, वहाँ पर ये रेज किया था। दिस इज योर लोथल। ये हमारे पास धौलावीरा है। धौलावीरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो धौलावीरा आप जानते हैं कि अपने एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कई चीज़ें मिली, जैसे स्टेडियम वगैरह का भी एविडेंसेस मिला हुआ है, एटसेट्रास, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कालीबंगा से वापस एक बार, तो यहाँ से जॉइंट बरियल का भी एग्जाम्पल मिला हुआ है, यानी कि दो, एक मेल और फीमेल दोनों के जो जॉइंट बरियल्स का एग्जाम्पल है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको याद करते हुए यहाँ पर चलनी होंगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द साइड, यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा एक्सटेंसिव मैप दिया गया है। दिस इज नॉट ऑफ 6th स्टैंडर्ड, आई होप दिस इज ऑफ क्लास 12th, ठीक है ना। अब ये है सुतका जेंडौर। सुतका जेंडौर आप देखेंगे, ये है सुतका जेंडौर। यहाँ आपको दिख रहा होगा दिस इज कॉल्ड दायमाबाद, ठीक है ना। यहाँ पर दो साइड्स आपको दिख रहा है, पॉसिबली यहाँ पर मैं आमरी भी, ये आलमगीरपुर भी होना चाहिए, तो वो आपको दिख नहीं रहा है। तो पहले इस सुतका जेंडौर आप जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका ये वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है सुतका जेंडौर, ठीक है, जो कि आपके पास जो है ये जो है बलूचिस्तान के रीजन में यहाँ पे मिलता है। यहीं पर सुतका कोह है जो हमने देखा था, सुतका कोह है, ठीक है, जिसको बालाकोट। सो दीज आर द कॉल्ड पोर्ट टाउन्स, ठीक है ना, ये सब के सब पोर्ट टाउन्स रहे हुए हैं, ठीक है। ये मांडा जो है नॉर्दर्न मोस्ट है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, राखीगढ़ी के बारे में हमने बात कर लिया। बानावली इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बानावली से हम देखते क्या है, यहाँ से जो है सो एक टेराकोटा का बना हुआ प्लो मिला है, टॉय कह लीजिए, यानी कि टॉय प्लो मिला हुआ है, टेराकोटा का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। ये हमने बात ही कर लिया। गंगेरी वाला के बारे में हमने बात कर लिया, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। कालीबंगा के बारे में हमने बात कर लिया, एटसेट्रास, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड आई होप कि दैट वुड बी ओके विद यू पीपल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। अब आइए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें करनी होंगी। अब आ जाइए हम देखते हैं यहाँ क्या है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम देखते क्या है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि इनका जो है डिस्टेंट ट्रेड हुआ करता था। इंडस डिस्टेंट ट्रेड, दिस इज मेल हुआ। यहाँ पर तीन चीज़ें जो हमें बतानी है आपको, दिलुमन एंड दिस योर मागन, ठीक है ना। सो मेलुआ जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो देखिए मेलुआ के बारे में बताया गया है कि मेलुआ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मेलुआ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और इनका जो है वो क्या होता है, डिस्टेंट ट्रेड हुआ करता था। इस वक्त डिस्टेंट ट्रेड के लिए हम लोग डिस्टेंट ट्रेड बोल रहे हैं। ये बेसिकली आज की समझ से अगर हम लोग बात करें, दिस कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। बट एट दैट टाइम वी कैनॉट से इट वाज इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज कि नेशन का कोई कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था, ठीक है ना। ये तो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, नेशन। ये एंशिएंट पीरियड में इस समय तो कोई नेशन का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, सो वी कैनॉट से इंटरनेशनल। सो रादर इट वुड बी बेटर टू से दिस कॉल्ड डिस्टेंट ट्रेड। तो इस समय जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके लिए यूज़ किया गया मेलुआ शब्द, ठीक है ना, ये मेलुआ शब्द का जो ट्रेड होता था वो मागन और दिलुमन जैसे जगहों पे हुआ करता था, ठीक है, जो ओमान और बहरीन है। ये दिलुमन दैट इज कॉल्ड बहरीन है हमारे पास, बहरीन, एंड दिस इज मागन, दिस इज कॉल्ड ओमान, ठीक है, और ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर में क्या है कि इस ये जो ट्रेड होता था पॉसिबली दैट वुड बी थ्रू सुतका जेंडोर, सुतका को, बालाकोट,
यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है साइट्स हैं, ये कई जो पोर्ट टाउन्स हैं, इनके थ्रू हमारा ट्रेड मागन यानी कि आज के ओमान में, या अगर हम बात करें दिलमन जो कि आज के बहरीन है, इन सभी साइट्स पे हमारा जो है ट्रेड भी हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंट ट्रेड। ठीक है, ये सारी बातें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आज हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम जो बात करेंगे वो बात करते हैं किसका, इंपॉर्टेंट जनपदास, महाजनपदास एंड सिटीज़ के ऊपर में। ठीक है, आप जानते हैं कि दो टेक्स्ट है हमारे पास है, जिसमें एक हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दैट इज कॉल्ड अगुंतर निकाया। ठीक है ना, अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाया। ठीक है, निकाय है। और एक है हमारे पास भगवती सूत्र जो कि जैना टेक्स्ट है। इन दोनों में ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये अगुंतर निकाय। इसमें हमें 16 महाजनपदास के बारे में जानकारी मिलती है, महाजनपदास के बारे में जानकारी मिलती है। व्हाट आर दीज महाजनपदास? ठीक है ना, महाजनपदास क्या है? अगेन आई एम टेकिंग यू बैक टू द ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, महाजनपदास क्या है? बेसिकली क्या है, टेरिटोरियल फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में हम लोग अभी चल रहे हैं। शायद आपको मालूम होगा ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में, मैं इसके लिए आरवीपी ऋग्वैदिक पीरियड और यू कैन से अर्ली वैदिक पीरियड, आप इसे अर्ली वैदिक पीरियड भी बोल सकते हैं। देन वी आर कमिंग टू लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, एंड देन वी आर कमिंग टू 6th century BC। 6th century BC होता क्या है कि इस समय जो आर्यन लोग हैं, द पीपल आर्यंस हैं, दे आर इनटू बैंड्स, आर्यंस दे आर इनटू बैंड्स। ठीक है ना, बैंड का मतलब बैंड ऑफ द पीपल, लोग जो उनके पीपल हैं, ठीक है ना, उनके किन्समैन से बना होता है, दैट इज कॉल्ड जना। ये होता है जन, ठीक है ना, जना, इसको हम लोग बोलते हैं जन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जन, जना। ठीक है, सो बैंड ऑफ द पीपल। ठीक है, जो लोग थे, ये लोग थे, उनका अपना एक ग्रुप था, सो इनको हम लोग बोलते हैं जन। सो जन थे ये, अंगाल आर्यंस जन में ग्रुप थे। एक्चुअली आप जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक पीरियड है, दैट वाज प्राइमरली अ पास्टोरल इकोनॉमी, दैट वाज नॉट एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, पास्टोरल इकोनॉमी हुआ करता था। एंड पास्टोरल इकोनॉमी की वजह ये थी कि हमारा जो है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि वी विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो जो हमारा लाइफ था दैट वाज नोमैडिक काइंड ऑफ लाइफ। ठीक है ना, अभी हमारे साथ, हमारे इकोनॉमी के साथ लैंड वाज नॉट मच एसोसिएटेड। आई told you guys it was not much associated. It was associated, there were certain references of agriculture, but this was a very rare practice during the early Vedic period. ठीक है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि this agriculture was not a predominant economic practice at this time. It was not professionally practiced during this time. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जन है, तो यहाँ पर हमारा जो लाइफ है बेसिकली दैट वाज अ ट्राइबल, और हम जो है वी आर वॉन्डरिंग पीपल, वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ठीक है, तो हम चल रहे थे, तो जनाज है। इस समय होता था जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी दैट यूज्ड टू बी द कैटल। ठीक है ना, और खास करके इसमें हम लोग बात करें तो द काउ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी रादर यू कुड से। अब ये जो कॉमन क्राइम इन सोसाइटी था दैट वाज द कैटल थेफ्ट, पशुओं की चोरी, वो एक सामान्य सा अपराध यहाँ पर होता था, आमतौर पे होता था। और एक जन से लेकर दूसरे जन क्या करते थे, इनकी चोरी क्या करते थे, दे यूज्ड टू थिव दीज थिंग्स। ठीक है, और इसकी वजह से जन और जन के बीच में क्या होता था, बैटल्स हुआ करते थे। तो इनिशियली जो बैटल्स होता था ड्यूरिंग दिस ऋग्वैदिक पीरियड, दिस वाज फॉर द सर्च, इन द सर्च ऑफ काउस, और दैट्स व्हाई यू विल फाइंड द रेफरेंसेस लाइक गवेषणा, यानी कि द सर्च फॉर द काउ। ठीक है, हम देखते क्या है कि अब इस समय ऋग्वैदिक के बाद जैसे हम लोग मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड, इस समय जो हमारा इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है दैट was shifted from pastoral economy to agriculture economy, and agriculture become the predominant activity during this period. ठीक है ना, agriculture, and for the sake of the agriculture these janas were associated with the land, and that's why these janas are called janpad, since the janas were quarreling among themselves. ठीक है, अब now उनका जो लड़ाई होगा that would be for the sake of the land. So now जन और जन आपस में लड़ाई करेंगे for the sake of the land during later Vedic period, and they will transformed into janpadas. So jana and this pad is called the territory. ठीक है, territory. ठीक है, territory. So this is how we were moving in a process towards a state formation. ठीक है, so jan then called janpadas. So again there would be janpadas and janpadas. ठीक है ना, एंड दे विल फाइट अमंग देमसेल्व्स, ये आपस में बात करेंगे, लड़ाई करेंगे, और इस समय आकर के ये क्या करेंगे, बड़े बड़े जनपदास बनाएंगे, दे आर कॉल्ड द महाजनपदास। ठीक है, जनपद होंगे। ठीक है, और इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है इन महाजनपदों के बारे में, वो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी जानकारी मिलती है, बुद्धिस्ट
टेक्स्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दैट वाज कॉल्ड अगुंतर निकाया, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने आपसे जिक्र किया था। एंड देयर इज अ जैना टेक्स्ट आल्सो दैट इज कॉल्ड भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, जो कि एक जैना टेक्स्ट है, जैना टेक्स्ट है, जैना टेक्स्ट है, दैट्स कॉल्ड जैना टेक्स्ट, जैना टेक्स्ट। इसमें भी हमें 16 महाजनपदास के बारे में जानकारी मिलती है। बट जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग रेफरेंस के रूप में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड अगुंतर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है और इन 16 महाजनपदों में एक था मगध, वो क्या करता है, बाकी शेष 15 महाजनपदों को क्या ओवर पावर करेगा। एंड देन फाइनली मौर्यन डायनेस्टी के अंदर मगध में ही साम्राज्य का निर्माण होगा, जब सारे के सारे महाजनपदों को मिला लिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी केम टू द महाजनपदास, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी मिलती है, जैना टेक्स्ट से भी मिलती है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज कॉल्ड अगुंतर निकाया एंड जैना टेक्स्ट इज योर भगवती सूत्र। नाउ कमिंग टू द स्लाइड, एनसीईआरटी स्लाइड। अब ये 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। सो इंपॉर्टेंट जनपदास, महाजनपदास, एंड देयर आर सर्टेन सिटीज। व्हाई दिस इज कॉल्ड द सिटीज? क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पहला अर्बन सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, दैट वाज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड द सेकेंड जो हमारे पास अर्बन सिविलाइजेशन है या अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज ड्यूरिंग द 6th century BC व्हेन दीज महाजनपदास वेयर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, आई मीन जनपदास वेर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू महाजनपदास, ठीक है। तो यहाँ पर कई जो है सो शहरों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फॉर से कि एक जनपद है अंग जनपद, जिसकी कैपिटल हुआ करती है चंपा, वो भी इस समय का एक कैपिटल हुआ करता था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सो नाउ एक एक करके हम लोग बात करना शुरू करते हैं। अब आइए पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे कंबोज भी एक जनपद है। यहाँ मैं ये 2-3 चीज़ों के बारे में बता दूं मैं। कंबोज एंड दिस इज योर अंग और यू कैन से चंपा, दो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये जो कंबोज जनपद है ये महाजनपदा है, ठीक है ना। इट इज नोन फॉर हॉर्सेस, ठीक है ना, स्टडी हॉर्सेस के लिए जाना जाता था। कि कंबोज के बारे में ये सवाल सीधा पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद जो है दैट वाज रिलेटेड टू योर हॉर्सेस, ठीक है ना, जहाँ पर हॉर्सेस की उपलब्धता होती है, दैट्स कॉल्ड कंबोज, ठीक है। और इधर हम लोग बात करें चंपा, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर होता था, कॉमर्स एंड सेंटर, ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर होता था, ठीक है। ये जो चंपा है ये हमारे पास क्या है, ये उस समय का अंग जो महाजनपद होता था उसकी ये कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। और ये जो चंपा है आज के बिहार के भागलपुर से ये कॉन्साइड करता है, ठीक है। नाउ अब आइए हम लोग बात करें यहाँ पर जो है गंधार। गंधार की जो कैपिटल दैट इज कॉल्ड तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं कि भारत का जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है दैट इज कॉल्ड तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। एक रिकॉर्ड है, हालांकि इसके ऊपर हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स भी हैं, डिबेट्स भी चल रहे हैं। ये समवेयर अराउंड 800 BC दिस तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बट द नेम इज स्टिल नॉट कंफर्म। सम कोई कहते हैं कि तक्ष के द्वारा, देयर इज लॉट्स ऑफ ओपिनियन ऑन दैट, बट हमें वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट डिस्कशन राइट नाउ। सो तक्षशिला जो है ये भारत का ये अपने यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था, तक्षशिला। दूसरी बात हम जानते हैं कि तक्षशिला जो है यहाँ पे उत्तरापथ से भी कनेक्टेड हुआ करता था, ठीक है। और इसका सरोकार जो है हम बात करें तो सिल्क रूट से भी आगे होगा, ठीक है। इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आप ये जानते हैं कि यहीं से इसका संबंध जो है वो हमारे पास चाणक्य का भी है। और चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है वो इसी यूनिवर्सिटी में आकर के उन्होंने, इसी तक्षशिला में आकर के उन्होंने लिखा था। दैट वॉज रिटन इन एंड व्हाट आई से इज इन जो चाणक्य हैं उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही अर्थशास्त्र की रचना करी थी, ठीक है। उसके अलावा हम ये जानते हैं कि हमें जो है सो अष्टाध्यायी के बारे में पता है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया, दैट इज द फेमस बुक इन ग्रामर, वो भी यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही लिखा गया था, तक्षशिला में ही लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए हम लोग बात करें यहाँ पर में ये है मथुरा, ठीक है ना, जो कि कैपिटल है सुरसेना की, मथुरा। आगे मथुरा के बारे में भी हम लोग और डिस्कस करेंगे। मथुरा ये सौरसेन है जो एक जनपद है जिसकी कैपिटल होती थी हमारे पास मथुरा, ठीक है। मथुरा इज ऑल्सो फेमस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग बात करें यहाँ पर पंचाल है, ठीक है ना, पांचाल्य। पंचाल की दो कैपिटल हुआ करती थी, एक वेस्टर्न कैपिटल और दूसरा ईस्टर्न कैपिटल। तो जो पंचाल का जो है वेस्टर्न कैपिटल दैट इज कॉल्ड अहिछत्रा और वेस्टर्न कैपिटल जो होता था दैट इज कॉल्ड उज्जैनी, ठीक है। सो ये अहिछत्रा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, सॉरी काम्पिल्या, सो काम्पिल्या, आई एम सॉरी। सो ये वेस्टर्न कैपिटल वाज अहिछत्रा एंड दिस वाज काम्पिल्या। देन इसी तरह कुरु जो है, ये कुरु ये इंद्रप्रस्था का रीजन है, ये इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना, ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है।
कौशल के बारे में हम लोग बात करें तो ये कौशल है जो कि यूपी में आता है, दैट इज इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। काशी ये वाराणसी से है। ये जो वत्स है इसकी कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड कौशाम्बी। कौशाम्बी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौशाम्बी के बारे में हम लोग आगे बात भी करेंगे। यहीं से हम देखेंगे जो कि आसपास का लोकेशन है, प्रयाग का लोकेशन है, जो कि इलाहाबाद का लोकेशन है, इसी कौशाम्बी जब हम मौर्यन पीरियड में आएंगे तो यहाँ पर अशोक का कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन होगा, फिर यही आपका जो है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी होगा, यही आपका प्रयाग प्रशस्ति भी होगा। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो महाजनपदा का पीरियड है उसमें जो सदर्न मोस्ट केवल एकमात्र जितने भी 15 महाजनपद है दे आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न इंडिया, लेकिन एक जो है हमारे पास है वो अशपक जिसकी राजधानी है ओदना, ठीक है, PODNA, गोदावरी नदी के किनारे, जो कि साउथ ऑफ विंध्या है, साउथ ऑफ विंध्यन रेंज, ठीक है ना, विच इज साउथ ऑफ विंध्यन रेंज, ठीक है ना, विंध्यन रेंज के ये साउथ में आता है, दैट इज अशमक। गोदावरी नदी के किनारे, दैट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज पोदना, ठीक है ना, या पोताली भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पोताली, ठीक है, दिस वाज द कैपिटल, ठीक है। ये बातें हो गई हमारे पास। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग बात करें यहाँ पर में जो है, यहाँ पर ये हमारे पास है वज्जी। वज्जी वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ 8 नेबरिंग क्लैंस, ठीक है। इसी में हमारे पास लिच्छवी भी आता है जिसकी कैपिटल वैशाली थी, ठीक है। इसी में हमारे पास विदेही भी आता है, ठीक है, जहाँ राजा जनक जिसके होते हैं, ठीक है। एंड इसी के अंदर ज्ञानत्रिक भी कुल आता है, ठीक है, ज्ञानत्रिक भी। और जो ज्ञानत्रिक है, जो क्लैन हुआ करता था, जो कि वज्जी कन्फेडरेशन का ही पार्ट था, उसके साथ महावीर का जुड़ाव था, ज्ञानत्रिक, ठीक है ना, ज्ञानत्रिक जो है, दिस वाज आल्सो क्लैन ऑफ वन आउट ऑफ क्लैन आउट ऑफ जो 8 क्लैंस हैं, जो नेबरिंग क्लैंस हैं, उनमें से एक ज्ञानत्रिक है जिसके साथ महावीरा का एसोसिएशन था, महावीरा, ठीक है ना, महावीरा का एसोसिएशन था। दूसरा इसी के अंदर एक है मल गणराज्य में क्या होता है, यहीं पर में हम देखते हैं मल गणराज्य में महात्मा बुद्ध ने, जो लॉर्ड बुद्धा हैं, ही हैज टेकन हिज लास्ट बाइट, उन्होंने अंतिम अपना भोजन करा था और यही बनकर फिर जो है डेथ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड महापरिनिर्वाण हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और मलगन ने ही उनका फाइनल जो फ्यूनरल होता है, यानी कि जो फ्यूनरल किया था वो उन्होंने किया था। तो मल गणराज्य इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, ये भी हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है मगध की जो कैपिटल, इनिशियल कैपिटल होती है, दैट इज कॉल्ड राजगीर, और आगे कुछ समय के बाद ये जो है हो जाएगा हमारे पास पाटलिपुत्रा भी होगी, ठीक है ना। वज्जी की कैपिटल है वैशाली, मल्ला की कुशीनगर है ये हमारे पास, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास ये कुशी है, अवंती है, अवंती की जो कैपिटल दैट इज कॉल्ड उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी, ठीक है। यहाँ पंचाल के 2 कैपिटल थे, अहिछत्रा एंड देन काम्पिल्य, वेस्टर्न वाला अहिछत्रा और ईस्टर्न वाला जो है काम्पिल्य, ठीक है, दैट्स इट। काशी जो है, काशी ये हमारा वाराणसी के लिए। सो ये कुछ थे महाजनपदास के बारे में जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करा, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग यू बैक ऑन द स्लाइड। तो ये हमने देखा यहाँ पर ये जितने भी कैपिटल्स हैं इन सभी के बारे में, अंग, मगध, वज्जी, कौशल जो है, पंचाल, कुरु, गंधार, इवन कंबोज के बारे में हमने डिस्कस, यहाँ पर अशमक के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अवंती के बारे में डिस्कस कर लिया। सो वी डिड ऑल राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये हमने डिस्कस कर लिया। ना महाजनपदास के बाद आते हैं, अगर हम लोग बात करें तो जैसा हमने कहा था कि मौर्यन पीरियड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मौर्यन पीरियड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको ये शायद मालूम होगा कि अभी तक जो भी इंडिया हमारे पास रहा है, कभी भी किसी भी अक्रॉस द टाइम, चाहे वो एंशंट पीरियड में रहा हो या वो मेडिवल पीरियड में रहा हो या मॉडर्न पीरियड में रहा हो या आज जिस समय हम लोग हैं एट प्रेजेंट, सबसे बड़ा एम्पायर या हम कहेंगे टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो था वो था मौर्यन पीरियड में। मॉडर्न पीरियड के बारे में, ये एक्सटेंशन के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? देयर आर 2 सोर्सेस, वन इज योर लिटरेरी एंड अदर इज योर आर्कियोलॉजिकल। एंड विद इन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, उसमें जो प्राइमरी सोर्स हमारे पास दैट इज कॉल्ड एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, यानी कि अभिलेखीय जो प्रमाण हमारे पास है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण अभी हमारे लिए हो जाते हैं। दरअसल अशोक ने क्या किया था? अशोक वॉज अ ग्रेट किंग ऑफ मॉडर्न पीरियड। अशोक ने डायरेक्टली अपने जो अपना संवाद है, अपना जो कम्युनिकेशन है जनता के साथ, वो करना शुरू किया था, एंड दैट वाज थ्रू दीज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक बार स्लाइड पे लेके आना चाहूँ तो आपको मैं बताता हूँ ये होता क्या है, क्या कहानी क्या है, रियलिटी क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूँ अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में। आप देखेंगे कि जो अशोक है, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के भी जो है सो इंस्क्रिप्शंस रहे हैं, अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोग भी फिलहाल बात कर रहे हैं। तो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, अशोक का इंस्क्रिप्शन, उसका जो टाइम पीरियड है उसका हम देखेंगे, वो हम देखते क्या है कि जो उसका 8th रेगनल ईयर है, ठीक है ना, 8th रेगनल ईयर से लेकर 21st रेगनल ईयर तक के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। 8th रेगनल ईयर से 21st रेगनल ईयर के बारे में जानकारी देता है। विदाउट गोइंग मच डीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाई दिस टाइम 8th रेगनल ईयर, यानी कि शासक बनने के 8 साल के बाद ही क्यों शुरू होता है। एक्चुअली ड्यूरिंग हिज 8th रेगनल ईयर, बात करें आफ्टर हिज 8th रेगनल ईयर, आज पर आ रहा है शर्मा सर्स बुक एनसीईआरटी, आफ्टर 8th रेगनल ईयर उसने एक बैटल लड़ा, एंड इन फैक्ट आफ्टर बिकमिंग किंग इट वाज द ओनली बैटल अशोका सपोज टू फाइट, ठीक है ना, जो एकमात्र लड़ाई थी जो कि अशोक ने लड़ी थी, दैट इज कॉल्ड कलिंगा। और इसमें उसने जम करके मसाकर किया था, और मशाकर करने के बाद उसको इस बात का रियलाइजेशन होना शुरू किया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है ना। एंड दूसरी तरफ मैंने आपसे बताया कि अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। उसको मालूम था कि जो कलिंग के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस हो सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं, उसके एम्पायर में कहीं भी विद्रोह होने की संभावना हो सकती है। इसलिए उसको लगा कि इट इज़ द राइट टाइम कि अब उनको जनता के साथ थोड़ा सा जो है सो एक पीसफुल अप्रोच के साथ मिलना चाहिए, एक फादरली जिसको बोलते हैं कि अप्रोच के साथ बात करना चाहिए, उनके साथ उनके जो घाव लगे हैं उनके ऊपर मरहम लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। सो अशोका वॉज अ ग्रेट किंग एट दैट टाइम। तो वो क्या कर रहा है कि वो अब क्या कर रहा है कि अब अपना इंस्क्रिप्शन इशू करना शुरू कर रहा है। इंस्क्रिप्शन यूज़ करता है, और इंस्क्रिप्शन यूज़ करके वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किसी के साथ, अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है किसके साथ, जनता के साथ, और विथ हिज पीपल, ठीक है ना, अपने पीपल के साथ करता है, ठीक है ना। और उसमें डिफरेंट तरीके के मैसेजेस को वो देना शुरू करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अशोका वॉज द फर्स्ट किंग इन सबकॉन्टिनेंट हु ट्राइड टू एस्टैब्लिश हिज कम्युनिकेशन विथ हिज पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। तो डायरेक्ट जो संवाद होता है, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है किंग का और विथ हिज पीपल, विथ हिज सब्जेक्ट, दैट वाज डन थ्रू दीज इंस्क्रिप्शंस। और इसलिए ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हम देखेंगे कि अशोक के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलता है, चाहे वेस्टर्न पार्ट हो, नॉर्दर्न पार्ट हो, ईस्टर्न पार्ट हो, इवन सदर्न पार्ट्स में हम देखते हैं कि अशोक का अभिलेख मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपसे अभी कहा कि अशोक का ये जो मौर्यन एम्पायर है वो भारत का अभी तक का सबसे बड़ा एम्पायर था। इसका मतलब ऑलमोस्ट जो इंडिया है आज का, वो अशोक के समय में हम देखते हैं कि वैसा ही लगभग था। थोड़ा पार्ट हम साउथ में देखेंगे जो कि अशोक के क्षेत्र से बाहर था, दैट वाज आउट ऑफ द रिजीम ऑफ द अशोका, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी पूरे भारत में हम देखेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, इवन बांग्लादेश, ये सब हिस्सा सब का सब अशोक के अधीन हुआ करता था, ठीक है। और चूंकि वो अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करा है इंस्क्रिप्शन के थ्रू, इसलिए अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको पूरे भारत में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट भारत से बाहर पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया में दिखेगा, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, इवन नेपाल में आपको जो है क्या देखने को मिलता है, अशोक के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक फैक्ट है कि अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ किन किन जगहों से मिलते हैं। आई बिलीव कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपके दिमाग में होगी कि अशोक के इंस्क्रिप्शन इतनी जगहों पे क्यों दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि अशोक क्या कर रहा है, डायरेक्टली जनता से संवाद करने के लिए एक और काम करता है कि उन पब्लिक प्लेसेस पे या रोड से किनारे इंस्क्रिप्शन को स्टैब्लिश कर रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग उसको देख सकें, उसको पढ़ सके, जो भी मैसेज वो कम्युनिकेट करना चाहता है अशोक, वो उन तक पहुंच सके, ठीक है। इसलिए ये जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको या तो हाईवेज के किनारे दिख रहे हैं या पब्लिक प्लेसेस पे आपको देखने को मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द स्लाइड, सो हम देखेंगे कि ये आप जितना भी देख रहे हैं जो रेड स्पॉट्स हैं, ये पूरे के पूरे अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी दे रही है, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख मोर देन 33 प्लेसेस से मिले। ये हम देखेंगे तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिल रहा है, साउथ में भी मिल रहा है, ये इन सभी जगहों से आपको मिल रहा है। इवन इस रीजन में भी, ईस्टर्न रीजन में भी, वेस्टर्न रीजन में भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अशोक के अभिलेख हैं। अब आइए हम लोग बात करें तो अशोक के अभिलेख के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ। जेम्स प्रिंसेप था जिसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा, ठीक है, पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस भी करा था। आपको यहाँ एक बात बतानी है कि जो अशोक के अभिलेख हैं उसके जो लिखने की भाषा है वो ब्राह्मी और जो है प्राकृत, ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है ना, लैंग्वेज में लिखा गया है, राइट, लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक। लेकिन देयर आर सर्टेन इंस्क्रिप्शंस जो अशोक के अभिलेख है, खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो ग्रीक और अरमाइक में भी लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ मैं बात करूँ शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दो इंस्क्रिप्शन हैं अशोक के जिसकी भाषा तो प्राकृत है, बट इनका जो स्क्रिप्ट है दैट इज खरोष्ठी है। दिस योर स्क्रिप्ट इज खरोष्ठी, बट द लैंग्वेज इज प्राकृत लैंग्वेज है, बट जो खरोष्ठी है दैट इज योर स्क्रिप्ट। सो ये मानसेहरा
और दिस इज शहबाज गढ़ी, ये दोनों का दोनों दिखता है, ठीक है ना। यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि ये लंपाक है जो कि अफगानिस्तान में है, ये हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आर्माइक। आर्माइक ये इंस्क्रिप्शन है, आर्माइक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। कांधार जो है ये हम बात करें तो ये बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है किसका, अशोक का। बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है जो ग्रीक और अरमाइक इन दोनों भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अदरवाइज जो आपके पास अभिलेख जो दिख रहे हैं इनको छोड़ करके वो सब के सब ब्राह्मी और प्राकृत इंस्क्रिप्शन में लिखे गए। आई बिलीव इट वुड बी ओके फॉर यू। ये अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो लंपाक इज आर्माइक जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है। ये आर्माइक इंस्क्रिप्शन है। जो कांधार ये बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है जो कि आपका ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ये कंधार के बाद ये हम लोग बात करें कंधार ये बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन हो गया। देन शहबाज गढ़ी और मानसेहरा ये दोनों के जो इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, ये हम देखेंगे ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। नाउ कमिंग इनटू इंडिया, ठीक है ना, इंडियन का मेन लैंड है कालसी। ये जो कालसी है, ये कालसी ये आप जो देख रहे होगे ये आपके पास ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, उत्तराखंड में। दिस इज इंस्क्रिप्शन जो कि उत्तराखंड में। ये जो टोपड़ा है ये आप देखेंगे ये आपका पोंग वैली है जो कि आपका कहाँ आता है, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। सो दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। और आप इसके टोपड़ा के बारे में जानते होंगे कि ये टोपड़ा अभिलेख है जो इंस्क्रिप्शन है इसको फिरोज शाह तुगलक ने 14th सेंचुरी में दिल्ली मंगवाया था, ठीक है ना। अब जाने मेरठ और टोपड़ा दो अभिलेखों के बारे में आपने सुना होगा। तो वन सच इंस्क्रिप्शन वॉज टोपड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश के पोंग वैली में था, इसको दिल्ली मंगवाता है और मेरठ को भी वो दिल्ली मंगवाता है। इसके इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा। ये एक हमारे पास है बहापुर जो कि दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में ही। ये आपका कालकाजी मंदिर आपने सुना होगा, जो लोग दिल्ली में रहते होंगे कालकाजी मंदिर का आसपास का लोकेशन है। ग्रेटर कैलाश का लोकेशन आपने सुना होगा, यहीं पर बहापुर है, दैट इज कॉल्ड दिल्ली, सदर्न दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करें लुम्बिनी के बारे में। लुम्बिनी ये कहा जाता है कि अपने 29th रेगनल ईयर में अशोक लुम्बिनी आता है। लुम्बिनी क्यों आता है? क्योंकि इस समय वो एक आर्डेंट फॉलोवर हो चुका है किसका, बुद्धिज्म का। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका है जो है बौद्ध धर्म में। अब वो बौद्ध धर्म में जिस तरीके से हिंदू धर्म में तीर्थ यात्राओं का कंसेप्ट है, इसी तरीके से वो जो है बोधि यात्रा वो करता है, बोधि यात्रा पर निकलता है। इसी प्रक्रिया में, इसी प्रोसेस में वो लुम्बिनी भी आता है। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल रहता है। यहाँ आने के बाद इस इंस्क्रिप्शन में इस बात की जानकारी दी गई थी क्योंकि ये महान धरती है जो आपके पास लुम्बिनी है जो कि नेपाल के अंदर आता है। यहाँ पर में शाक्य मुनि ने यानी कि महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, इसलिए वहाँ पर कुछ टैक्सेस को ख़त्म करता है और टैक्स का बर्डन भी वो काफ़ी कम कर देता है। और जो टैक्स का जो बर्डन होता है वो केवल 1/8 कर देता है, 1/8 ये काफ़ी कम कर देता है, 1/8 कर देता है प्रोडक्शन का, राइट। सो ये लुम्बिनी के बारे में। इसके अलावा हम लोग आते हैं बगल में ही, ये बिहार में रामपुरवा इंस्क्रिप्शन है और लौरिया अरेराज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये जो रामपुरवा है ये आपका पिलर इंस्क्रिप्शन है। अशोक के कई प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, यानी कि बड़े पत्थरों पर लिखना, छोटे पत्थरों पर लिखना, मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट। फिर मेजर पिलर एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, पिलर एडिक्ट से रामपुरवा और लौरिया अरेराज, ठीक है। और उसके बाद आता है सेपरेट रॉक एडिक्ट्स भी जो अशोक के अभिलेख। ये 5 प्रकार के अभिलेख जो है अशोक के आपके देखने को मिलते हैं। रामपुरवा के बारे में बात करें तो इसके ऊपर में एक बुल बना हुआ है, ठीक है। बुल, इसका जो पिलर है, इसका जो कैपिटल है, इस कैपिटल पे हम देखते हैं कि इसमें जो है वो बुल का मार्क है, ठीक है, जो कि आपके पास बिहार में है, दैट इज इन बिहार। ये लौरिया अरेराज है, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास पिलर इंस्क्रिप्शन है और इस पिलर इंस्क्रिप्शन पे जो है सो वो क्या है, लॉयन बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड लॉयन। अब आइए यहाँ पर 2-3 बातें और क्लियर कर दूँ मैं, दोनों के दोनों बिहार में। अब आपसे सीधा सवाल एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि जो रामपुरवा जो पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोक का, उसके ऊपर जो कैपिटल है वो किसका है, किस एनिमल का है, दैट इज ऑफ योर बुल, ठीक है ना, बुल का है। और जो आपके पास लौरिया अरेराज है उसकी कैपिटल के ऊपर आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड लॉयन, लॉयन का बना हुआ है, ठीक है, लॉयन का बना हुआ है। सो बुल एंड द लॉयन, ठीक है। नाउ अब ये जो बुल वाला है ना, अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। और ये जो आपके पास रामपुरवा है यानी कि बुल जो कैपिटल वाला जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसको भारत में अभी राष्ट्रपति भवन में डाल दिया गया है। सो इट इज़ हाउस्ड इन राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में इसको रख दिया गया है, राष्ट्रपति भवन के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन में ये आपके पास है। नाउ इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आइए हम बात करें, धौली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे पास धौली और जोगुड़ा, ये जौगढ़ भी इसको बोलते हैं, ये सब उड़ीसा के अंदर है। इसमें क्या है कि धौली के अंदर अगर हम लोग बात करें, धौली इंस्क्रिप्शन के अंदर, तो हम देखेंगे क्या
कि एक रॉक के अंदर इसको बनाया गया है, रॉक कट है ये, ठीक है। रॉक कट में अगर हम लोग बात करें तो ये धौली के अंदर यहां पर में कि कोई रॉक का ये फेस मान लें, दिस कॉल्ड रॉक का फेस है, दिस कॉल्ड नॉर्दर्न साइड, ये दिस नॉर्थ, दिस इज योर ईस्टर्न साइड, दिस इज द वेस्टर्न साइड एंड दिस इज योर सॉरी आई एम साउदर्न साइड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंड दिस इज योर वेस्टर्न साइड, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि यहाँ जो ये धौली का जो इंस्क्रिप्शन है इसमें ईस्टर्न साइड को यहाँ पर में इसको चिजल आउट किया गया है, कार्व किया गया है, और यहाँ पर में एक हाथी है, उसके ट्रंक को, ठीक है, उसके हेड को और उसके दो फ्रंट के लेग्स को यहाँ बनाया गया है। यानी कि ईस्टर्न पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे एलिफेंट है जो कि इसके इंस्क्रिप्शन के सामने है, और नॉर्दर्न साइड से हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शंस को यहाँ पे लिखा गया है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड धौली जॉगट, ठीक है, धौली इंस्क्रिप्शन, ठीक है। धौली और जॉगट दोनों उड़ीसा के अंदर आता है। धौली इंस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कि इस इंस्क्रिप्शन के जस्ट सामने ही उसी सेम रॉक पे आप देखेंगे कि एलिफेंट को कार्व आउट किया गया है, उसका ट्रंक है, उसका जो है उसके बाद जो है उसका हेड है, एंड देन उसके जो फ्रंट के लेग्स हैं वो सामने निकले हुए हैं, तो उसको चिजल आउट किया गया एंड द नॉर्दर्न पार्ट पे इंस्क्रिप्शंस को इनग्रेव किया गया, राइट। इसके अलावा ये येरागुडी है, ये आपके पास कहाँ है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ब्रह्मगिरी है जो कि आपके पास है कहाँ, कर्नाटका में। मास्की है, ये भी आपके पास कहाँ, दैट इज इन जो है सो कर्नाटका में। एक है आपके पास गुर्जरा, ये है आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आपके पास इंस्क्रिप्शन है गुर्जरा, मास्की, ब्रह्मगिरी, ये जो आपके लिखे है गुर्जरा, मास्की एंड ये ब्रह्मगिरी, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है ना, ये इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में, और नेटूर, दिस वन मोर इज नेटूर दैट इज नॉट अवेलेबल हियर, लेट मी सी कि इस वाले पे है या नहीं, नेटूर होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड नेटूर। सो दिस इज ब्रह्मगिरी, दिस इज नेटूर, दिस इज योर मास्की एंड दिस इज योर गुर्जरा, ठीक है ना। सो ये चार जो इंस्क्रिप्शन है, ये चार इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में अशोक के नाम को अशोक के रूप में दिखाई, यानी कि द पर्सनल नेम ऑफ अशोका अपीयर्स इन दीज इंस्क्रिप्शंस, जो कि आपके माइनर रॉक एडिक्ट्स में आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो है हमारे पास भाब्रू इंस्क्रिप्शन भी है, एंड दैट भाब्रू इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो अ माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन। इसमें यह बताया गया है कि इसमें इस इंस्क्रिप्शन में, इस भाब्रू इंस्क्रिप्शन में, कि अशोका हैड बिलीव इन द थ्री जेम्स ऑफ द बुद्धिज्म। थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, व्हाट आर दीज थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म? थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में जानकारी उसको मिलती है, ये हम लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ाई भी करा है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, बुद्धा, दिस कॉल्ड धम्मा एंड दिस कॉल्ड संघा, ठीक है ना। इन तीन में उसका बिलीव है, उसका फेथ है, ये थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज कॉल्ड आपका व्हाट आई से, बुद्धा, धम्मा एंड योर संघा, राइट। सो ये भाब्रू इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। इतनी बातें हो गई हमारे पास, एंड देन ये ब्रह्मगिरी, निट्टूर, मास्की एंड गुजरा, इसमें उसका पर्सनल नेम जो है वो अपीयर होता है, दैट इज कॉल्ड अशोका, ठीक है ना। अशोक देवताओं का प्रिय है, ही इज फेवरेबल टू द गॉड देवानाम पियदर्शी। अब ये सोपारा के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक एंशिएंट पोर्ट टाउन हुआ करता था, यहाँ से भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये सोपारा दैट इज इन द महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये एक पोर्ट टाउन हुआ करता था, दैट यूज्ड टू बी अ पोर्ट टाउन, ठीक है। गुजरात, ये गिरनार जो है ये आपके पास जूनागढ़ में ही है, गिरनार इस लोकेशन में सौराष्ट्र के रीजन में आता है, गिरनार इंस्क्रिप्शन भी है यहाँ से। इसके अलावा हम लोग अगर आएँ तो इधर हम लोग बात करते हैं, कमिंग टू दिस स्लाइड, ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये हमारे पास रूपनाथ, सांची, पनगुड़िया, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये सब के सब एमपी के इंस्क्रिप्शंस हैं, दीज आर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एमपी, यानी कि एमपी में उसके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। सोपारा हमने बात कर लिया, कर्नाटका में सन्नाती है, दैट इज इन द कर्नाटका, सोपारा इज द महाराष्ट्र, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो इन उड़ीसा। तो ये सारे के सारे इंस्क्रिप्शन इन दैट वी डिस्कस्ड, ठीक है ना, ये हम सभी ने हमने डिस्कस कर लिया, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इतना सारी चीज़ें हमारे डिस्कस हो गई हैं, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट तो हमें लग नहीं रहा है जहाँ हमें डिस्कस करना चाहिए, दैट इज डन, एवरीथिंग इज डन नाउ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंट सिटीज एंड किंगडम, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटीज एंड किंगडम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट वन इज योर थानेश्वर। थानेश्वर के बारे में बात करते हैं। थानेश्वर आपको मालूम है कि दैट्स हिंदू पिलग्रिम सेंटर है थानेश्वर, दैट इज इन हरियाणा, ठीक है। थानेश्वर जो है हरियाणा के अंदर आता है। ये थानेश्वर है, ये हम बात करें तो पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी का ये कैपिटल हुआ करता था। पुष्यभूति डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था, इसको द कैपिटल ऑफ
पुष्यभूति, ठीक है ना, पुष्यभूति, जिसके अंदर हम देखेंगे जिसका मोस्ट फेमस किंग है दैट वाज हर्षवर्धना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कन्नौज एंड कमिंग टू द प्रयाग, इस दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता है कौन, हर्षवर्धन, ठीक है ना, हर्षवर्धन बिलोंग करता है। और इनिशियली जो कैपिटल होती है पुष्यभूति डायनेस्टी दैट वाज थानेश्वर, लेकिन कुछ लाइफ में हलचल होती है हर्षवर्धन की, उनके ब्रदर जो हैं राज्यवर्धन, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके सिस्टर जो कि मौखरी किंग ग्रहवर्मा के साथ उनका शादी किया गया था, मौखरी। और ये जो कन्नौज होता है ये मौखरियों की कैपिटल हुआ करती थी, दैट यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ मौखरीज। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कन्नौज इज कि मौखरी डायनेस्टी का दिस वाज द कैपिटल होता है, दैट्स ऑल योर कन्नौज, ठीक है। अब यहाँ पर में क्या होता है कि उनके ब्रदर इन लॉ की हत्या कर दी जाती है गौर शासक के द्वारा, एंड जो शशांक है और यहाँ जो भास्कर वर्मन के द्वारा इसके द्वारा कन्नौज ग्रहवर्मा का डेथ कर दिया था। और इधर ये गौर शासक जो गौर किंग है शशांक के साथ, तो अपना डिफीट का बदला लेने के, अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए और अपने बहन को छुड़ाने के लिए वो कन्नौज को कंट्रोल करता है एंड बाद में चलकर ये हर्षा की कैपिटल हो जाती है, ठीक है ना। सो दूसरी बात क्या है कि मौखरी कैपिटल हुआ, आगे चलकर ये हर्षवर्धन का भी कैपिटल हो जाता है, कैपिटल ऑफ हर्षा एज वेल, ठीक है ना, हर्षा एज वेल, हर्ष की भी कैपिटल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हर्षवर्धन से जुड़ा हुए कुछ बातों को बात कर लेते हैं कि हर्षवर्धन के समय में एक चाइनीज पिलग्रिम आता है, ट्रैवलर आता है जिसका नाम है वेइनशांग। और वेइनशांग के इन्फ्लुएंस में जो हर्षवर्धन है वो महायान बुद्धिज्म के अंदर को उसको प्रोफेस कर लेता है या अडॉप्ट कर लेता है। इनिशियली जो हर्षवर्धन है ही वाज अ सेवाइट, वो एक सैव होता है। फिर बुद्धिज्म के प्रभाव में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ही अडॉप्टेड और ही एंटर्ड इनटू द हेनियान सेक्ट, ठीक है, और ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। और जो वेइनसांग है उसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद इसने महायान बुद्धिज्म को उसने क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। इट बिकम हिज रिलीजन। तो कन्नौज में उसने एक रिलीजियस असेंबली बुलाई थी, आपको याद होगा, दैट वाज रिलीजियस असेंबली। और इस रिलीजियस असेंबली का जो ऑब्जेक्टिव था जस्ट टू प्रोपेगेट महायान बुद्धिज्म को हमें क्या करना था, प्रोपेगेट करना था महायान बुद्धिज्म को, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर महायान बुद्धिज्म को क्या करेगा, वो प्रोपेगेट करना शुरू करेगा। सो रिलीजियस असेंबली ये महायान बुद्धिज्म को पॉपुलर करने के लिए वो क्या करता है, यहाँ पर में कन्नौज में इसको एक धर्मसभा रिलीजियस असेंबली जो वो अक्सर किया करता भी था, इसको बुलाते हैं। इस असेंबली को प्रेसाइड करने का काम वेइनशांग भी कर रहा है, दिस वाज द वेइनसांग who presided this assembly, religious assembly, ठीक है। इतनी बातें हो गई। नाउ सेकंड इज प्रयाग में क्या है कि ये हर एक 5 साल पे he used to organize a quinquennial religious assembly at प्रयाग, यानी कि प्रत्येक 5 वर्षों पे वो एक धर्म सभा का आयोजन यहाँ पर क्या करता था और बहुत ही लाविश तरीके से वो अपना दान भी दिया करता था। ये इसने इनफैक्ट प्रयाग में उसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था, अपने जो भी उसके पास जो भी वेयरिंग्स थी वो सब कुछ दान में दिया था। तो यहाँ पर वो हर एक 5 साल पे वो एक धर्म सभा का आयोजन क्या करता था, क्विंक्वेनियल 5 वर्षों पर, आफ्टर एवरी फिफ्थ ईयर ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ रिलीजियस असेंबली जिसको बोलते हैं महामोक्ष परिषद, दैट वाज नोन एज द महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद, इट कैन बी अ क्वेश्चन कि कहाँ महामोक्ष परिषद को ऑर्गेनाइज करता था ये हर्षवर्धन, कौन सा प्लेस है, कितने वर्षों पे करता था, क्विंक्वेनियल रिलीजियस असेंबली, दैट वाज 5 years। तो ये यहाँ पर मैं क्या करता था, यहाँ पर महामोक्ष परिषद का आयोजन क्या करता था, ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, महामोक्ष परिषद। अगेन कन्नौज क्या है, इट वाज अ फोकल पॉइंट। जब वेइनशांग की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर में हम देखते हैं कि आयुध डायनेस्टी आता है, आयुध डायनेस्टी कन्नौज में, इट्स कॉल्ड द आयुध डायनेस्टी, चक्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध, वज्रायुद्ध सुना होगा। और ये कन्नौज जो है वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, यानी कि ये जो है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का कारण बनता है, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का कॉज बनता है। और इस ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में 3 पॉलिटिकल पावर होते हैं जो लगभग 200 सालों तक, लगभग नीयरली 2 centuries
तक वो लड़ाई करते हैं। ये होता है गुर्जर प्रतिहारास, देन योर राष्ट्रकूटास एंड देन योर पालहास। ये जो आपके पास है, दिस वाज द लोकेशन ऑफ राष्ट्रकूटास, दिस वाज द रीजन लोकेशन ऑफ गुर्जर प्रतिहारास, एंड ये बंगाल का रीजन दैट वाज पालास, ठीक है ना। सो ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल होता है, और ये ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल की शुरुआत भी प्रतिहारास करते हैं, और इसका में अंततः जो जीतने वाला भी होता है दैट कॉल्ड प्रतिहारा। आप में से कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रकूटा, इट वाज नॉट राष्ट्रकूटास, रादर इट वाज प्रतिहारास, जो कि फाइनली इसमें विक्टोरियस इमर्ज करता है, ठीक है। सो प्रयाग के बारे में हमारी बातचीत हो गई, ठीक है। अब आइए इस उज्जैन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। उज्जैन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। उज्जैन थोड़ा मौर्यन पीरियड में चले जाते हैं, अशोक के समय चले जाते हैं। अशोक किंग बनने से पहले ये उज्जैन का कि वो द गवर्नर, वॉइसरॉय हुआ करता था, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मॉडर्न पीरियड में कई चक्रों में कई प्रोविंसेस यू कैन से कि जो है सो वो बटा हुआ था पूरा मौर्यन एम्पायर। इसमें एक तक्षशिला भी था, एक उज्जैन भी था, सुवर्णगिरी भी था। तो उसमें उज्जैन का वो प्रशासक होता है, ही वॉज द गवर्नर, यू कैन से उज्जैन का प्रशासक होता है उज्जैन, ठीक है। उज्जैन जो है सिप्रा नदी के किनारे एटसेट्रा, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग बात करें अजंता। अजंता केव्स आप जानते हैं कि जो अजंता केव्स है ये अपने किसके लिए जाना जाता है, ये अपने केव्स के लिए, अजंता केव्स के लिए जाना जाता है। और अजंता केव्स में ये इसके जो है ये बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई कई पेंटिंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, जो वाकाटको के समय में इसको कव आउट किया गया। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स भी काफ़ी डेवलपमेंट है। फिर यहाँ हम देखें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, कुषाणों के समय में मथुरा जो है सो कुषाणों के पीरियड में होता है, और यहीं पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो स्कल्पचर है वो डेवलप होता है। ये हो गया। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो वल्लभी। हाँ, नाउ इम्पॉर्टेंट इज योर वल्लभी। वल्लभी के बारे में बात कर लेते हैं। वल्लभी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखिए वल्लभी क्या है, वल्लभी जो है ये जो है वल्लभी, ठीक है। वल्लभी के बारे में बात कर लें हम लोग। ये जो वल्लभी है यहाँ पर में सेकेंड जैना काउंसिल को बुलाया गया था। जैना काउंसिल वॉज कन्वीन्ड, और इसके जो अध्यक्ष थे दैट वॉज देवर्धि क्षमा श्रमण। ठीक है। इसी तरीके से पाटलिपुत्रा में आइए। पाटलिपुत्रा में अगर हम लोग बात करें तो पाटलिपुत्रा जो है सो यहाँ पर में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको याद होगा मैंने एक नेमोनिक्स भी आपको दिया हुआ है कि आपको याद रखना चाहिए RVPK, दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा एंड दिस इज कश्मीर। तो थर्ड वन वॉज जो है वो किसके समय हुआ था, दैट वाज इन द पाटलिपुत्रा। किसके समय हुआ था ये भी जान लीजिए। हमने ये भी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ए का मतलब होता है आज़ाद शत्रु, के का मतलब कालाशोक, एक का मतलब होता है अशोक, एंड द थर्ड वन इज योर कनिष्का, ठीक है। तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किया जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि इसी पाटलिपुत्रा में ही फर्स्ट जैना काउंसिल भी हुआ था, यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है ना, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल and the first Jana Council was organized, ठीक है। Now coming to the Nalanda आप जानते हैं इज वेरी फेमस। नालंदा फेमस क्यों है? नालंदा जानते हैं अपने नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। इंडिया का उस समय का जो पहला हम बोल दें कि ये आपका मोनास्ट्री यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जहाँ पर लोग आते थे, पढ़ते भी थे, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये 5th सेंचुरी AD में नालंदा यूनिवर्सिटी, 5th सेंचुरी AD में अगर हम लोग बात करें, 5th सेंचुरी AD में अगर बात करें तो कुमारगुप्त ने इसको डेवलप करवाया था। कुमारगुप्ता के समय बनाया गया था कुमारगुप्ता नालंदा यूनिवर्सिटी। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, अगेन दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म से एफिलेटेड है। तो इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आई एम चेंजिंग माई कलर ऑफ माई पेन, ठीक है ना, मैं थोड़ा रेड कलर कर देता हूँ, कि यहाँ पे जो 3 बुद्धिज्म की पढ़ाई हो रही थी। पहला बुद्धिज्म कौन सा है? ये आपके पास है थेरवाद, दूसरा है महायान बुद्धिज्म, और तीसरा है वज्रयान, ठीक है ना। ये 3 जो है सो बुद्धिज्म से ये जुड़ा हुआ था नालंदा। और यहीं पे जो वल्लभी, जिसके बारे में हमने बोला कि जो वल्लभी है, ये जो है यहाँ भी ये बुद्धिस्ट सेंटर होता था, और ये हीनयान सेक्ट से जुड़ा हुआ था।
हीनयान से। वल्लभी, वल्लभी में भी एक यूनिवर्सिटी था एंड दैट यूनिवर्सिटी वाज वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी भी है यूनिवर्सिटी जो कि हीनयान से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, सो दिस आर द रीजंस। तो ये हमने इधर बात करा। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, आप ये जानते हैं चालुक्यों के समय ऐहोल जो है कैपिटल होती है, बाद में ये बदल करके बादामी हो जाएगा, लेकिन जो अर्लियर कैपिटल था दैट वाज द ऐहोल। फिर पल्वास कांचीपुरम, ठीक है, कुछ समय तक ये रहा, उसके 10th सेंचुरी के आसपास ये कांचीपुरम चोलों के अधीन आ जाएगा। फिर ये मदुरई है जो पांड्यों की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट हैं। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जो है ये पल्लवों के समय रहा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने यहाँ पर में जो है इसको इस्टेब्लिश करा था, जिसे मामल भी बोला जाता था, उसी के नाम पे इसका मामलापुरम भी बोलते हैं, महाबलीपुरम को। ठीक है, और ये अपने सोर टेम्पल के लिए जाना जाता है, इट इज नोन फॉर द सोर टेम्पल। ठीक है ना, ये इट इज नोन फॉर सोर टेम्पल, सोर टेम्पल के लिए जाना जाता है, सोर टेम्पल के। नरसिंह वर्मन, इसी को मामल भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम महाबलीपुरम को मामलापुरम भी बोलते हैं। अरिकामेडु, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है ना, अरिकामेडु, अरिकामेडु तमिलनाडु में ही है। एक पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में, दैट इज इन द पौंडीचेरी, इन पौंडीचेरी, दैट इज नाउ इज पुडुचेरी नाउ, पुडुचेरी, पुडुचेरी में है। और ये इंडो रोमन यहाँ पर में जो है सो ट्रेड के एविडेंसेस मिले हैं, रोमन बस्तियाँ यहाँ पे मिली हैं, रोमन सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, रोमन सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, रोमन सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये हमारा थ्राइविंग ट्रेड जो था उसके बारे में जानकारी देता है। रोमन जो अरिकामेडु, दैट इज इन द पुडुचेरी, ठीक है ना, ठीक है। और ये रोमन सेटलमेंट्स, यानी कि यहाँ पर हम देखें कुछ इंडो रोमन ट्रेड्स के एविडेंसेस मिले, रोमन सेटलमेंट्स देखने को मिला है, उनके कई जो है सो यहाँ पर देखें आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। पुहार ये तमिलनाडु में होता था, जो कि इस समय क्या था, जो है तमिलनाडु में है, दैट इज इन द तमिलनाडु। और ये जो पुहार है ये एक पोर्ट टाउन है, और ये अपने वस्त्र के लिए, क्लॉथ्स के लिए जाना है, टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, क्लॉथ्स के लिए, नोन फॉर द क्लॉथ्स। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सिटीज एंड द किंगडम दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, चलिए अब आइए आगे हम लोग बात करें। तो हमने बताया था कि कन्नौज को लेकर के 3 इंपॉर्टेंट पावर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिसको राष्ट्रकूटास, दिस इज योर पालास एंड दिस इज योर गुर्जर प्रतिहारास। ठीक है ना, ये 200 सालों तक ये जो ट्रायंगल होता है, ये जो लव है, ये वॉर चल रहा है, वो कन्नौज को लेकर 200 साल तक, 200 ईयर्स तक चला। इसमें फाइनली इमर्ज होगा गुर्जर प्रतिहारा, और गुर्जर प्रतिहारों के डिक्लाइन के बाद इसी से कुछ राजपूत स्टेट्स निकल के आएंगे, जिसमें चामान, जिसको कि हम लोग चौहान भी बोलते हैं, परमार्स भी है, ये हमें दिखाई देंगे, चंदेलाज भी हैं, ये सब इसी से निकल करके आएंगे। राइट, सो डन। नाउ अब अजय हम देखते हैं कि चोलों का टाइम पीरियड है, दिस इज द टाइम एम्पायर ऑफ द चोलास। ठीक है, चोलास। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर चालुक्य 2 विंग्स में है, एक है वेस्टर्न चालुक्यास, जिनके जो हैं इनको बादामी के चालुक्य भी बोलते हैं, देन इज ईस्टर्न, जिनको बोलते हैं वेंगी। यहाँ पर कलिंगा है, दैट इज कॉल्ड कलिंगा, उत्कल का रीजन है। यहाँ पर देखें कांची है। ठीक है, जिस समय चोलास एम्पायर जो है अपने बिल्कुल सवाब पे बोलिए, जो अपने एक्सट्रीम पे है, अपने हाइट पे है, तो इस समय वो जो पांड्याज हैं, पांड्याज के मदुरई को कैप्चर कर लेता है, कांची को कैपिटल को कैप्चर कर लेता है। इवन इस पूरे रीजन तक उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये है गंगई कोंड चोलपुरम। ये एक नया टाउन है जिसको स्टैब्लिश किया था राजेंद्र फर्स्ट ने, दैट वाज स्टैब्लिश्ड बाय राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है ना, इसको स्टैब्लिश करने का काम किया था राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट ने किया था, राजेंद्र चोला ने किया था। क्यों? क्योंकि इसने नॉर्थ में जाकर बंगाल तक जो है सो अपना एक्सपेडिशन किया था, और वहाँ से गंगा का पानी ला करके उसने अपने विजय की खुशी में उसने गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना करी, और यहीं पर गंगई चोलपुरम के नाम पर यहाँ पर में जो है सो एक टेम्पल को भी स्टैब्लिश करा। तंजावुर जो है ये राजा वन जो है राजा फर्स्ट है, इसको स्टैब्लिश करेगा, राजा फर्स्ट। ठीक है, राजा फर्स्ट करेगा। और इसी तंजौर में, इस तंजावुर करें, यहाँ पर बृहदेश्वर टेम्पल है, जो द्रविड़ीय आर्किटेक्चर का बृहदेश्वर टेम्पल है। इसी को राजराजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बनवाया था राजा फर्स्ट ने। ठीक है, जो कि द्रविड़ आर्किटेक्चर का क्लाइमेक्स माना जाता है। ठीक है ना, ये क्लाइमेक्स माना है, द्रविड़ आर्किटेक्चर का क्लाइमेक्स माना जाता है, द्रविड़ आर्किटेक्चर का क्लाइमेक्स है, आर्किटेक्चर का ये क्लाइमेक्स माना जाता है, का ये क्लाइमेक्स है, का शिखर है, ये क्लाइमेक्स है। राइट, आर यू गेटिंग मी? सो द्रविड़ आर्किटेक्चर दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। सो तंजावुर
दिस और गंगा कोल्ड चिड़, और इस समय कांची भी किसके, जब ये अपने पूरे पिक पे है तो इसे कांची भी इसके अधीन आ जाता है। कौन सा, व्हाट आई से, चोलों के अधीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। उरैयूर इज ऑल्सो नोन फॉर क्लॉथ्स, ये इनके क्लॉथ्स के लिए जाना जाता है, ये उरैयूर इनके पास। ठीक है, और संगम लिटरेचर में इन सभी के बारे में जानकारी भी मिलती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब आइए यहाँ पर मैं ये हम देखते हैं कि मेडिवल इंडिया में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड भक्ति मूवमेंट। अब ये पूरा भक्ति मूवमेंट आपका इस स्लाइड पे है। ठीक है, सेंट्स है, उनके द्वारा शुरू किया गया जो भी उनका जो सेक्ट है, जो उनकी फिलॉसफीज़ हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कुछ बातें हैं जहाँ से सवाल बनने की गुंजाइश है। कई बार क्या करते हैं कि महाराष्ट्र के जो आपके पास जो ये संत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें ज्ञानेश्वर को ले लीजिए, ज्ञानेश्वर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 13th सेंचुरी के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं एक नेमोनिक्स दे रहा हूँ, नाम एक तुका राम। ठीक है ना, कई बार क्या करता है कि आपको सीक्वेंस लगाने के लिए, चूंकि महाराष्ट्र के ये सारे के सारे भक्ति सेंट्स हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें सबसे पहले ज्ञानेश्वर हैं, जिसको नाम मैंने नहीं डाला, ये आपको याद रखना है। ज्ञानेश्वर वॉज ऑफ 13th सेंचुरी एडी, ज्ञानेश्वर हैं। उसके नामदेव, नामदेव को देखें, ये 13th और 14th सेंचुरी के, दिस इज द फर्स्ट वन। देन एक, ठीक है ना, यानी कि एक नाथ, दैट इज ऑफ 16th सेंचुरी। फिर दिस इज योर तुकाराम, ये लेटर पार्ट में ही है, तुकाराम। एंड देन रामदास, दैट इज इन द 17th सेंचुरी। ठीक है ना, 17th सेंचुरी। ये सब के रामदास समर्थ, जो कि शिवाजी के गुरु भी रहे, ये आपको मालूम होगा। तो ये सब के सब क्या हैं, ये मराठा भक्ति सेंट्स हैं। ठीक है, भक्ति सेंट्स हैं, जहाँ हमने देखा ये नामदेव, तो नाम एक तुकाराम, और ये ज्ञानेश्वर। तो आप ज्ञानेश्वर को तो याद रखें ही 13th सेंचुरी को। उसके बाद इस नेमोनिक्स को याद रखें कि ज्ञान, एक ज्ञान दे रहा हूँ, एक ज्ञान क्या है, दैट इज कॉल्ड ज्ञान। व्हाट इज योर ज्ञान, तो ज्ञान जो दे रहा हूं वह है नाम एक तुकाराम का। तो ऐसे भी याद रखें, आई एम गिविंग यू अ ज्ञान एंड दैट ज्ञान इज नाम एक तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एंड राम इज कॉल्ड रामदास, रामदास समर्थ, कई लोग नाम से जानते हैं। तो एक तो ये आप याद रखिएगा। बशावन आप ये जानते हैं 12th सेंचुरी के हैं, जो कि लिंगायत संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम देखें तो एक चैतन्य महापुरी हैं, ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, गौड़ीय संप्रदाय से, जो कि कृष्णा कल्ट में बिलीव रखते हैं। ठीक है, राम और राधा कृष्ण के डायलियंस में बिलीव रखते हैं, यानी कि उनके जोड़ी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसी तरीके से शंकर जो असम के हैं, ये 16th सेंचुरी में आते हैं, ये है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये मीरा राजस्थान की हैं। ठीक है, इनको भी याद रख सकते हैं, याद रखना है हमें। ठीक है, इसके अलावा तुलसीदास आप जानते हैं रामचरितमानस की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबके सब आप देखिए, रामानंद के बारे में बोला जाता है कि रामानंद जो है वो भक्ति मूवमेंट को कहाँ से कहाँ लेकर आते हैं, साउथ नॉर्थ से साउथ इंडिया लेकर के आते हैं, उनको ब्रिज माना जाता है, और ये सब उनके शिष्य हैं। ठीक है, ये कबीर, रैदास, ये सब, ये रविदास या रैदास, ये सब उनके शिष्य हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो हैं सो आपके भक्ति सेंट्स हैं, जिनको आपको याद रखना चाहिए। आई बिलीव कि आप इस तरीके से एक अपने बहुत क्विकर तरीके से जो मैप्स के थ्रू है, जो एनसीईआरटी मैप्स दिया गया है उसके थ्रू आपने हिस्ट्री को अभी रिवाइज़ करा है। मुझे लगता है कि ये आपके काफ़ी काम का होगा। इसको बहुत ही फोकस करके रखिए, इसको एक दो बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा इन सेशंस को। एंड समय बहुत अब कम होता चला जा रहा है और पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने जा रहे हैं। जो भी सीटें हैं यहाँ पर मैं उससे ये मान के चलिए कि वो सारी सीटें आपकी नहीं है, उनमें केवल एक सीट आपका है। आपको एक सीट के लिए फाइट करना है, यू हैव टू फाइट फॉर ओनली वन सीट। ठीक है ना, बस आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए, बाकी दुनिया कुछ नहीं है, सब तरफ शून्य है, हमें किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये वो समय है जिसमें आप पूरी तरीके से आइसोलेटेड रहें, बिल्कुल आइसोलेशन में रहें। आइसोलेशन का मतलब ये है कि अभी यार तुमने क्या पढ़ लिया, मेरा ये छूट गया, मेरा ऐसा हो रहा है, कहीं कुछ भी इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये महज कुछ दिनों की बात है जिसमें अपने आप को बिल्कुल अभी सोशल मीडिया से भी डिस्कनेक्ट करके रखिए, अपने जितने भी कॉल्स वॉल्स हैं सबसे डिस्कनेक्ट करके रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए। हम भी इसी प्रयास में हैं कि आपको जितना मैक्सिमम रिवीजन करवाया जा सके, ताकि आप ये कह सकें कि हाँ ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, इस एग्जामिनेशन का जो आयरन नट है इसको क्रैक करने में हमें काफ़ी मदद मिला था। ठीक है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। सो विथ ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव द ब्लेसिंग्स।